चलिए, तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दो गो जो है प्रकाश के अपवर्तन में दो पार्ट देख लिए थे। आज आपका तीसरा पार्ट है। हम जो है 2 मिनट फिर से जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को रिवीजन कर देते हैं। ज्यादा नहीं, आपसे 5 मिनट का समय लेंगे, पूरा का पूरा रिवीजन कर देंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग जब शुरू किए थे प्रकाश का अपवर्तन, उसमें आपको बताए थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें जो है 2 पॉइंट लिखवाए थे। पहला जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किस तरफ मुड़ेगा, और दूसरा जो है बताए थे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश जो है किस तरफ मुड़ेगा। इसका एक कहानी भी सुनाए थे। अगर आपको कहानी याद होगा, ना याद होगा तो फिर से जाकर के आप पार्ट 1 में जाकर के देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा कि सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन के बाद प्रकाश किस तरफ मुड़ता है, विरल से सघन में जाएगा तब प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तन के बाद किस तरफ मुड़ता है। एक बार में वह जो है जीवन भर आपको याद रहेगा अगर एक बार देख लेते हैं तो। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम उसके बारे में बताते हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह जो है अभिलंब से दूर भागती है। दूसरा पॉइंट लिखवाए थे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद जो है बताए थे आपको अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम जो है वह दो, अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला बताए थे आपको आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम आपको बताए थे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह भी बात बताए थे। स्नेल का नियम ऐसे आपको अलग बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। उसके बाद बताए थे आपको अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का डिफिनेशन बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात म्यू बराबर सी बट्टे भी, जहां सी जो है आपका क्या था, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताए थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे, कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक भी बताए थे। जैसे हवा का अपवर्तनांक जो है आपका लगभग 1 के बराबर होता है। फिर उसके बाद जो है कांच का अपवर्तनांक बताए थे 3/2 या 1.5। पानी का अपवर्तनांक बताए थे 4/3 या 1.33, या हीरे का अपवर्तनांक बताए थे 2.42, या जो है हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, यह भी बात बताए थे। और आपसे यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अगर आपको ऑप्शन हीरा रहता है तो सबसे पहले हीरा मारिएगा। ध्यान दीजिए, इसमें जो है यहां तक हम लोग जो है क्लियर कर चुके थे। 1-2 न्यूमेरिकल भी इस पर देख लिए थे। आगे उस दिन थोड़ा सा डिस्कशन किए थे, लेंस के बारे में बताए थे। आज इसके बारे में पूरा क्लियर कर लेते हैं। लेंस, लेंस का मतलब होता है ताल। लेंस का मतलब होता है ताल। ध्यान दीजिए, लेंस को हिंदी में कहते हैं ताल। बताए थे लेंस का डिफिनेशन उस दिन कि वैसा लेंस जो है एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेंस एक प्रकार की ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। लेंस जो है वह ऐसे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। लेंस जो है आपका मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला बताए थे उत्तल लेंस और दूसरा बताए थे अवतल लेंस। आपका पहला बताए थे उत्तल लेंस और दूसरा बताए थे अवतल लेंस। अवतल लेंस, ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह जो होता है वह उठा हुआ रहता है, या कह सकते हैं वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा और दोनों किनारे वाला भाग जो है वह पतला होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। इसका जो फिगर है ध्यान दीजिएगा, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ हो, या बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग क्या हो?
पतला हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। अवतल लेंस के बारे में बताए थे, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ हो, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, अवतल लेंस का फिगर जो है इस तरह का होता है, ये आपका पहला अपवर्तक सतह, ये आपका दूसरा अपवर्तक सतह है, दोनों अपवर्तक सतह जो है इसका क्या है, धंसा हुआ है, और जिसका धंसा हुआ रहता है उसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, जिसका अपवर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, लेंस में कुछ और बातें जो बता रहे थे उस दिन, कहे थे कि लेंस का प्रत्येक जो सतह होता है वह कैसा होता है, लेंस का प्रत्येक भाग, ध्यान दीजिएगा, लेंस का प्रत्येक भाग की अगर बात किया जाए तो इसका लेंस का प्रत्येक भाग जो है वह प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। लेंस का प्रत्येक भाग जो है वह कैसा व्यवहार करता है, प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म एक नया शब्द है, प्रिज्म के बारे में बताएंगे, एक वीडियो जो है स्पेशल प्रिज्म के बारे में ही बनाएंगे। ध्यान दीजिए, लेंस का प्रत्येक भाग होता है वह जो है कैसा व्यवहार करता है, प्रिज्म की भांति। प्रिज्म का थोड़ा सा हम बताते हैं, प्रिज्म में जो है 3 आयताकार सतह होता है और 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। प्रिज्म एक ऐसी, ध्यान देना, एक ऐसा यंत्र है जिससे अगर श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म में यह बात सर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब प्रकाश के किरण अगर प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो अपवर्तन के बाद यह मोटे भाग की ओर मुड़ जाता है। किस भाग की ओर मुड़ जाता है, मोटे भाग की ओर। लेंस में भी यही कंडीशन है, अगर लेंस से प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तो यह भी जो है मोटे भाग की ओर मुड़ जाता है। अगर जिधर मोटा रहेगा उधर की ओर प्रकाश के किरण जो है अपवर्तन के बाद क्या होगा, आपका मुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर लेंस से अगर आप प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तो जिस तरफ मोटा होगा उस तरह जो है अपवर्तन के बाद प्रकाश के किरण का होगा, मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि लेंस का प्रत्येक भाग जो है वह प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। अगर अवतल से भी प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तो जिधर की ओर मोटा रहेगा अपवर्तन के बाद उस तरफ जो है प्रकाश के किरण का होगा, आपका मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा, क्योंकि जो है इसका बीच वाला भाग, इसका प्रत्येक जो भाग होता है वह प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। और प्रिज्म अभी बताएं कि जब प्रकाश की किरणें को अगर प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपवर्तन के बाद मोटे भाग की ओर मुड़ जाता है। यही नियम जो है यहाँ पर लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कि जिधर मोटा वाला भाग, ऊपर और नीचे में तो पता चल रहा है, लेकिन लेंस का जो बीच वाला भाग होता है वह प्रिज्म की भांति व्यवहार नहीं करता है, बल्कि वह जो है कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करता है, ग्लास स्लैब। ध्यान दीजिएगा, ये कांच की पट्टी क्या है, हम उस दिन बताए थे पिछले वीडियो में कि कांच की पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र बनाए। ये आपको बोर्ड में जो है 2 अंक में यह प्रश्न पूछता है। ध्यान दीजिएगा, कांच की पट्टी क्या है, पहले हम लोग जो है कांच की पट्टी ही देख लेते हैं और बाद लेंस जो है हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कांच की पट्टी, आप लोग कांच का पट्टी देखे होंगे, यह मान लेते हैं यह कांच की क्या हो गया, पट्टी हो गया। यह हमारा जो है कांच की एक पट्टी ले लिए। इससे जब प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तब क्या घटना घटता है, ध्यान से देखिएगा। यह हमारा कांच की पट्टी हो गया, यहां से प्रकाश के किरण आया, ये जो है आने वाला प्रकाश का किरण है, यह हम लोग एक अभिलंब डाल दिए, या जो है क्या डाल दिए, अभिलंब नॉर्मल, ये आपका अभिलंब डाल दिए। प्रकाश के किरण को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम बदल जाने के कारण यह जो है क्या हो जाता है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। एक बात बताइए, ऊपर का जो माध्यम है वह क्या है, हवा अर्थात निर्वात, और ये कांच का जो पट्टी है इसमें प्रकाश के किरण जाएगा। उस दिन हम बताए थे एक विरल माध्यम और एक बताए थे सघन माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके भी बताए थे। हवा जो है क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष हवा जो है वह विरल हो जाएगा और कांच जो है आपका सघन हो जाएगा। विरल से प्रकाश के किरण जो है कहां आ रहा है, सघन में।
हम बताए थे कि जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह जो है प्रकाश के किरण आ रहा था, इसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ माध्यम बदल जाने के कारण यह जो है अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। तो इसमें ध्यान देना है कि विचलित किधर होगा, अभिलंब की ओर कि अभिलंब से दूर। तो ध्यान दीजिए, आपका ऊपर वाला जो माध्यम है वह आपका हो गया हवा। पहला माध्यम क्या है आपका, पहला जो माध्यम है वह आपका है हवा, और हवा यानी कहने का मतलब निर्वात। आइए आपका कांच का पट्टी है, ये आपका जो है कांच की पट्टी है। ध्यान दीजिए, हवा जो है कांच के पट्टी के सापेक्ष हवा विरल माध्यम हुआ और कांच का पट्टी जो है आपका सघन माध्यम हुआ। तब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के किरण जो है वह किस तरफ मुड़ेगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। यहां से प्रकाश के किरण जो है वह अभिलंब की ओर मुड़ गया, यह जो है अभिलंब की ओर मुड़ गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें यहां तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। यहां भी एक अभिलंब डाल देते हैं, यहां भी आपका जो है एक अभिलंब डाल देते हैं। ध्यान दीजिए, यह आपका अभिलंब हो गया। अब यहां पर भी अभिलंब डाले, यह भी आपका जो है कहा गया नॉर्मल यानी अभिलंब। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया एन डैश मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं, नॉर्मल। ध्यान दीजिए, यहां भी जो है प्रकाश के किरण को क्या होना चाहिए था, सीधे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम चेंज होने के कारण यह जो है आपका क्या हो जाएगा, माध्यम चेंज होने के कारण यहां से भी जो है प्रकाश के किरण मुड़ेगा। किस तरफ मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा या अभिलंब से दूर भागेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है कांच की पट्टी से प्रकाश के किरण फिर कहां निकल रहा है, हवा में निकल रहा है। इधर भी आपका क्या है, माध्यम हवा है अर्थात निर्वात है। तो ध्यान दीजिए, कांच के पट्टी के सापेक्ष ये आपका हवा जो है वह का हो गया विरल और कांच की पट्टी हो गया आपका सघन। तो सघन से प्रकाश के किरण जो है वह किस तरफ निकल रहा है, विरल की तरफ। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा। तो यहाँ जो है प्रकाश के किरण का होगा अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ जो है प्रकाश के किरण अभिलंब से दूर भागती है। यह पॉइंट आपको लिखवाए थे कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन के बाद ये किरणें अभिलंब से दूर भागती है। एक पॉइंट और लिखवाए थे कि जब प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अपवर्तन के बाद ये किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ध्यान दीजिए, कांच की पट्टी आपका हो गया क्या, कांच की पट्टी हो गया सघन माध्यम और ये हवा हो गया आपका विरल माध्यम। सघन माध्यम से प्रकाश के किरण विरल माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर, यहाँ जो है अभिलंब से दूर भागेगा। ध्यान दीजिए, ये आपका पहला माध्यम माने थे, ये आपका हो गया दूसरा माध्यम। दूसरा माध्यम, पहला माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1 और दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ2 और इस तरह भी हो जाएगा आपका पहला माध्यम, इसका भी अपवर्तनांक हो गया μ1। आने वाला किरण को कहते हैं आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण, आ जाने वाला किरण को कहते हैं निर्गत किरण या अपवर्तित किरण। निर्गत किरण ये आपका हो गया निर्गत किरण। ध्यान दीजिए, आने वाला किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं आपतन कोण, जाने वाला किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, और यह जो है आपका एकांतर कोण से यह भी आपका मान क्या होगा, बराबर होगा। इसको मान लेते हैं आर डैश, ये हो गया आपका आर डैश, और यहां से आने वाली जो किरण ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को मान लेते हैं आई डैश। क्या मान लेते हैं, आई डैश। इसको मान लेते हैं आपका आई डैश। ध्यान दीजिएगा, आई और आई डैश का मान क्या होता है, बराबर होता है। जितना डिग्री के कोण बना करके प्रकाश के किरण आता है उतना ही डिग्री के कोण बना करके प्रकाश के किरण का हो जाता है, निकल जाता है। अर्थात आई बराबर आपका हो गया क्या, आई डैश। ध्यान दीजिएगा, आई बराबर आई डैश। यही आपका जो है 2 अंक में बोर्ड में यह प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन आपका रहेगा कि कांच की पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र बनाए।
कांच के पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र बनाए। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा या स्टार पॉइंट में लिख लीजिए, कांच की पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र। कांच के पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र। कांच के पट्टी से प्रकाश का अपवर्तन का, कांच के पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र। आपको एग्जाम में पूछेगा कांच की पट्टी से या ग्लास स्लैब से। ग्लास का मतलब कांच, स्लैब का मतलब पट्टी। ग्लास स्लैब आपका अंग्रेजी टर्म हुआ और कांच की पट्टी आपका हिंदी टर्म हुआ, यानी ग्लास स्लैब का हिंदी हुआ कांच की पट्टी। आपको एग्जाम में कभी कभी जो है ग्लास स्लैब हिंदी में लिख देगा, कहेगा ग्लास स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र बनाइए। और कभी जो है आपका प्रश्न रहेगा कांच की पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र बनाइए। दोनों में कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। ग्लास स्लैब का मतलब होता है कांच की पट्टी। या आपका प्रश्न रहे कांच की पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र बनाए, या आपका प्रश्न रहे कांच की पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र बनाए, दोनों का आंसर यही होगा। तो स्टार पॉइंट में लिखिए कांच के पट्टी से प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ चित्र। इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही है कांच की पट्टी। अब लेंस में अभी बता रहे थे कि लेंस का जो प्रत्येक भाग होता है वह जो है बाबू प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। लेंस का प्रत्येक भाग जो है वह प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। तो ऊपर वाला जो है भाग हो जाएगा आपका प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा, नीचे वाला भाग भी जो है आपका प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो यह लेंस का बीच वाला जो भाग निकलेगा वह जो है प्रिज्म की भांति व्यवहार नहीं करता है, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे वह अवतल लेंस हो। ध्यान दीजिएगा, उत्तल या अवतल दोनों में से कोई भी हो, अगर बीच वाला जो भाग है वह प्रिज्म की भांति नहीं कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको पॉइंट में लिखवाया जाता होगा कि जब प्रकाश की किरणें को ध्रुव से गुजारी जाती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह बात सही है कि सीधे निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप पहला माध्यम हवा ले लेते हैं और दूसरा माध्यम मान लिया जाए सपोज दैट कि लेंस जो है कांच का बना हुआ है। अगर कांच का बना हुआ है तो आपका हवा हो गया क्या विरल माध्यम और कांच हो गया आपका सघन माध्यम। अब ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तभी हम बताए कि अपवर्तन के बाद जो है वह मूल पथ से विचलित हो जाती है। तो क्या यहाँ पर जो है सीधे काहे निकल जाएगा? यहाँ जो बीच वाला भाग है तो ये सीधे क्यों निकल जाएगा? ये आपको गुरुजी बताते होंगे कि जब प्रकाश के किरण को लेंस के ध्रुव से होकर गुजारी जाती है तो अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाता है। ध्यान दीजिए, इस बात को आप कभी नहीं पूछते होंगे कि सर आप ही लिखवाए कि जब प्रकाश के किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो वह जो अपवर्तन के बाद मूल पथ से कहा हो जाता है विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर विचलित क्यों नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपका विचलित होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम अभी बताएं कि लेंस का जो प्रत्येक भाग होता है वह प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। तो ऊपर वाला भाग जो है आपका प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा, नीचे वाला भी जो है आपका प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन जो बीच वाला भाग होता है लेंस का वह कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करता है। और अभी हम लिखवाए कांच की पट्टी में सूत्र I बराबर I डैश, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर विचलित होता है, लेकिन जितना डिग्री के कोण बना करके आता है उतना ही डिग्री के कोण बना करके सीधे निकल जाता है। ये घटना नहीं घटता है। यहाँ जो बीच वाला भाग, जैसे मान लिया जाए ये मेरा बीच वाला भाग है, सपोज दैट यह जो है मेरा क्या है? बीच वाला भाग है, लेंस का बीच वाला भाग है। यहां से प्रकाश के किरण आया, यहां से जो है प्रकाश के किरण आया, ध्यान दीजिएगा। और यह जो है मेरा अभिलंब, कुछ ले लेते हैं अभिलंब, यहां से लेते हैं अभिलंब, अगर मान लिया जाए अब मेरा अभिलंब हो गया, तो यहाँ जो है प्रकाश के किरण को सीधे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम यहाँ चेंज हुआ।
माध्यम चेंज होने के कारण जो है यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अब फिर यहां से जो है ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां जो है फिर एक अभिलंब डाल देते हैं और यहां से भी प्रकाश के किरण जो है सीधे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो है सघन से विरल में जाएगा, तो सघन से विरल में जाता है तो कहा जाता है अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो ये आने वाला जो किरण है और अभिलंब के बीच जो बना कोण है वो आपतन कोण, और यहाँ जो निकलने वाला निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान आपस में कहा जाता है बराबर। ई वाला कोण और ई वाला कोण जो है आपस में कहा जाता है बराबर हो जाता है। यह घटना जो है लेंस के बीच वाला भाग में घट जाता है, लेकिन आने वाला किरण और जाने वाला किरण जो है आपको लगता है कि जैसे आया वैसा ही निकल गया, लेकिन जैसे आता है वैसे नहीं निकलता है, वहां पर बीच में घटना घटता है। लेकिन जो है आपको यह बात सीधे सीधे बता दिया जाता है कि जब प्रकाश के किरण को अगर लेंस के ध्रुव से गुजारी जाती है तब जितना माने जिस तरह से आता है उसी तरह से वो निकल जाता है। अपवर्तन के बाद जो है वह भी जो है बिना विचलित हुए सीधे की ओर निकल जाता है। लेकिन यह घटना बीच में घटता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण यहाँ आई ले लेते हैं और अपवर्तन कोण यहाँ आई डैश ले लेते हैं, तो आई बराबर यहाँ आई डैश होता है, और इसीलिए आपको लगता है कि जैसे प्रकाश के किरण आया वैसा ही सीधे निकल जाता है। लेकिन यह बात जो है आपका बिल्कुल गलत है कि जैसे आया वैसे निकल जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे आया वैसा ही निकल जाता है, यह बीच में जो है घटना घटता है। लेकिन जितना आने वाला जो किरण है और अभिलंब के बीच बना कोण और जाने वाला किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, दोनों कोण का मान आपस में बराबर होता है, और जैसे आता है वैसा ही आपको लगता है कि सीधे निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ बीच में घटना घटित होता है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। लेंस के बारे में कुछ और ध्यान दीजिएगा। लेंस का भी बताएं कि प्रत्येक भाग जो है वह कैसा व्यवहार करता है? प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। लेंस का प्रत्येक भाग प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है, लेकिन बीच वाला भाग जो है वह कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करता है। एक बात और लेंस में ध्यान दीजिएगा कि लेंस में जो ध्रुव से होकर के प्रकाश के किरण को गुजारी जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। लेंस के अगर ध्रुव से होकर के गुजारी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये आपका हो गया पोल, ध्रुव। जब प्रकाश के किरण को लेंस के ध्रुव से होकर के गुजारी जाती है तब जो है इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ध्यान दीजिए, उत्तल हो चाहे अवतल, आपको दोनों में कहीं कंडीशन है। इसमें भी अगर जो है ध्रुव से होकर के जाएगा तो इसे भी जो है क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, चाहे वो उत्तल हो चाहे वह अवतल हो। ध्यान दीजिए, दोनों के बारे में बता रहे हैं, अभी लेंस के बारे में बता रहे हैं। अगर कोई भी लेंस हो, अगर लेंस के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जो है वह कहां से होकर के जाती है? तब फोकस से होकर के जाती है। आने वाली किरणें जो है वह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, कुछ बातें हैं उसको याद रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछेगा, ध्रुव से होकर जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं? तो ध्रुव से होकर के जाने वाली किरणों को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। जब प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तब लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है? तो लेंस से अपवर्तन के बाद जो है वह फोकस से होकर के जाती है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। लेंस चाहे कोई भी हो, उसका एक भाग जो है आपका वक्र होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, यह भी पॉइंट को याद रखिएगा कि लेंस का कम से कम एक भाग जो है वह आपका वक्र होगा। अगर लेंस का एक दोनों में से कोई एक भाग अगर वक्र नहीं है तो फिर वह लेंस नहीं होगा। चाहे वह उत्तल हो, चाहे वह अवतल हो, चाहे समतलो उत्तल हो, चाहे वह समतलो अवतल हो, चाहे वह उतलो उत्तल हो, चाहे वह अवतलो अवतल हो, चाहे वह उतलो अवतल हो, या चाहे वह अवतलो उत्तल हो, चाहे जो भी लेंस हो। हम पहले बताएं आपको कि आपको लेंस जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, और यही दोनों जो है आपको 10th में पढ़ना है। लेकिन अगर आप आगे पढ़ते हैं तो आप सभी सब लेंस के बारे में पढ़िएगा। समतलो उत्तल, उतलो उत्तल, उतलो अवतल, अवतलो उत्तल, समतलो उत्तल, ये सब सारा लेंस जो है आप आगे पढ़िएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, पॉइंट के तौर पर थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं कि लेंस चाहे ध्यान दीजिएगा जो भी हो, लेकिन उसका कम से कम एक सतह वक्र होना अनिवार्य है। अगर वह एक सतह वक्र अगर कम से कम ना हुआ तो फिर वह लेंस का निर्माण नहीं करेगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंस, हेडिंग दीजिए लेंस, लिखते चलिए। लिखिए, देखिए लेंस एक ऐसा प्रकाशीय युक्ति है। लेंस एक ऐसा प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंस एक ऐसा प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंस एक ऐसा प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है या काम करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, और दूसरा अवतल लेंस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव लेंस। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। चलिए उत्तल लेंस लिख करके रख दीजिए। उत्तल लेंस लिख करके रख दीजिए। लिखिए वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें उठा हुआ रहता है। वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें उठा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये हो गया आपका अपवर्तक सतह पहला, और ये हो गया आपका अपवर्तक सतह दूसरा। वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। फिगर नीचे बना लीजिएगा। फिगर बना लीजिए नीचे। चलिए दूसरा नंबर अवतल लेंस। अवतल लेंस लिख करके रख दीजिए। लिखिए वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है। वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। फिगर बनाइए जल्दी। चलिए उत्तल लेंस जान लिए, अवतल लेंस जान लिए। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ हो। ऐसे शॉर्टकट में आप याद रखिएगा, उससे उत्तल और उससे उठल। जेकर अपवर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस, जेकर धंसा हुआ रहता है उसे
अवतल लेंस कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग दीजिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें पहला जो है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ध्यान दीजिए, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब इसका प्रतिबिंब जो है कहां प्राप्त होता है। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, F1, C1, इसको ले लेते हैं F2 और ये हो गया C2। पहला सतह का फोकस हो गया और यह दूसरा सतह का फोकस हुआ। पहला सतह का वक्रता केंद्र हुआ और यह दूसरा सतह का वक्रता केंद्र हुआ। अनंत से प्रकाश के किरण आ रहा है, अनंत से प्रकाश के किरण आया, अपवर्तन के बाद जो है यह क्या होगा, अपवर्तन के बाद अपने मूल पथ से यह विचलित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिए, जब अभी बताए पॉइंट में कि जब प्रकाश के किरण अगर ध्रुव से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद उसी पथ पर कहा जाता है ना, उसी पथ पर जो है आगे निकल जाता है बिना विचलित हुए। क्यों होता है, अभी बताए, क्योंकि जो है लेंस का बीच वाला भाग जो है वह कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करता है, तो बीच में घटना घटता है ना, लेकिन जो है यह सीधे सीधे निकल जाता है। यहाँ जो है जहां पर कटा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका हो गया प्रतिबिंब, O डैश A डैश मान लेते हैं। वस्तु अनंत पर था, इसका प्रतिबिंब बना कहां, फोकस पर। इसका स्थिति पर ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में जो है यही स्थिति पूछता है। अगर वास्तविक रूप से काटता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर डॉट 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 से काटता है तो फिर आपका हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर वास्तविक है तो उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, अनंत पर का वस्तु का प्रतिबिंब बना कहां, फोकस पर, अब बहुत छोटा बनाया तो वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, और चौथा जो है कहां बना, फोकस पर, फोकस पर। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में जो है, आपको यह प्रश्न आपसे 2 अंक में पूछता है, पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो उत्तल लेंस के सामने तब उसका स्वच्छ चित्र बनाइए, या कहेगा कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने या उत्तल लेंस के कहीं भी पर, अनंत पर या अनंत या C1 के बीच या C1 या F1 के बीच या F1 P के बीच कहीं पर हो, वस्तु जो हो C1 मान लेते हैं अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो उत्तल लेंस के सामने तब इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा, इसका स्वच्छ चित्र बनाइए। तो आपको जो है यही चित्र बनाना है और ये आपका हो गया प्रतिबिंब का स्थिति। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको यह 2 नंबर में यह जो आपका प्रश्न पूछता है आपका 2 अंक क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर से आने वाली प्रकाश के किरण लिए, अपवर्तन के बाद जो है यह मूल पथ से विचलित हो गया, या जो है ध्रुव से होकर के गया और जैसे आया वैसा ही निकल गया, जहां पर कटा वहीं पर इसका क्या बना वहीं पर इसका प्रतिबिंब बना। कैसा बना, पहला वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा, वस्तु अनंत पर था और इसका प्रतिबिंब जो है इतना छोटा बना, तो इसलिए वस्तु से बहुत छोटा और कहां बना, फोकस पर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है दूसरा इमेज देखते हैं, समय बहुत कम है। चलिए सेकंड नंबर, दूसरा, जब वस्तु
अनंत तथा C1 के बीच हो, अनंत तथा C1 के बीच हो। ध्यान दीजिए, अवर जो है वस्तु को रखना है C1 और अनंत के बीच में। वस्तु को कहां रखना है? C1 और अनंत के बीच में। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। वस्तु को हमको रखना है C1, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया C1, यहां मान लेते हैं F2 और ये हो गया C2। वस्तु को रखना है C1 और अनंत के बीच। OA हमारा वस्तु है। वस्तु से आने वाली प्रकाश के किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। अगर जो है प्रकाश के किरणें अगर ध्रुव से होकर के जाती है तो अपवर्तन के बाद जिस पथ से आएगी उसी पथ से जो है बिना विचलित हुए उसी पथ से वह वापस लौट जाएगी। जब प्रकाश की किरणें लेंस से गुजारी जाती है, ध्यान दीजिएगा, तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। और जब ध्रुव से गुजारते हैं तब जो है प्रकाश के किरण अपवर्तन के बाद पुनः जो है उसी पथ पर जो है आगे की ओर निकल जाती है बिना विचलित हुए। यहां मान लेते हैं ये हो गया हमारा C2 और जहां कटा वहीं पर प्रतिबिंब बना O' और A'। चलिए ध्यान दीजिए फिगर को फिर से। वस्तु को कहां रखना था? अनंत और C1 के बीच। या वस्तु जो है इधर हो गया अनंत और ये हो गया C1। अनंत और C1 के बीच वस्तु को लिए OA। वस्तु से आने वाली प्रकाश के किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा? फोकस होकर के जाती है। जब प्रकाश के किरण को ध्रुव से गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद जो उसी पथ पर जो है आगे की ओर निकल जाती है और जहां पर कटा वहीं पर हमारा क्या बना? प्रतिबिंब बना। ध्यान दीजिए, वस्तु हमारा था और ये हमारा प्रतिबिंब है। इसका स्थिति जो है पहला बताइए कि वास्तविक रूप से काटा तो वास्तविक, काल्पनिक रूप से काटता था काल्पनिक। यहाँ वास्तविक रूप से काटा है तब पहला जो है बाबू आपका हो गया वास्तविक। और जब वास्तविक है तब दूसरा, जब भी वास्तविक काटेगा तो आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा कैसा? उल्टा। और तीसरा, वस्तु से जो है वस्तु इतना बड़ा था और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, यानी वस्तु से जो है आपका कुछ छोटा बना। नहीं तो वस्तु से हो गया आपका छोटा, वस्तु से छोटा। और चौथा कहां बना? तो चौथा आपका प्राप्त हुआ F2 और C2 के बीच में। प्रतिबिंब जो है कहां प्राप्त हुआ? तो F2 और C2 के बीच में। तो ये आपका हो गया चौथा F2 और C2 के बीच में। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में जो है समस्या ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा कहते हैं जब वस्तु C1 पर हो, C1 का मतलब वक्रता केंद्र पर, ये तीसरा आपका है। जब वस्तु कहां हो? C1 पर हो तब इसका प्रतिबिंब जो है आपका कहां बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, हो गया ध्रुव। लेते हैं F1 और यहां ले लेते हैं C1। ये हमारा वस्तु हो गया C1 पर OA। वस्तु से आने वाले प्रकाश के किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है? तो फोकस से होकर के जाती है।
ये हो गया हमारा फोकस। अगर ध्रुव से होकर के प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के बाद जो है या सीधे उसी बिंदु पर उसी पथ से आगे की ओर निकल जाती है। ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया, ये हो गया F2 और यहां ले लेते हैं C2, ये हो गया C2 और जहां कटा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बना, इसको ले लेते हैं O डैश और ये हो गया A डैश। ध्यान दीजिए, इसका स्थिति अगर लिखेंगे तब पहला वास्तविक रूप से काटा, ये हमारा हो गया पहला वास्तविक, दूसरा हो गया उल्टा और तीसरा हो गया वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और चौथा हो गया कहां, C2 पर, यानी वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, C2 पर। चलिए ध्यान दीजिए, जब वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर हो तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में बहुते बार इसी में से पूछता है। जब वस्तु जो है उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा। ऑप्शन रहेगा आपसे F1 फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच या अनंत पर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र पर प्राप्त होगा, बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। स्क्रीनशॉट इसको लीजिए जल्दी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा, जब वस्तु C1 तथा F1 के बीच हो, जब वस्तु C1 तथा F1 के बीच हो, जब वस्तु C1 और F1 के बीच रहेगा तब इसका प्रतिबिंब जो है कहां प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, यह हमारा ध्रुव से होकर जाने वाली किरणें क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये हमारा हो गया बिंदु P। यहां ले लेते हैं F1 और यहां ले लेते हैं C1, ये हमारा हो गया वस्तु C1 और F1 के बीच। C1 और F1 के बीच अगर वस्तु रहेगा इसका प्रतिबिंब जो है कहां प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है, तो फोकस से होकर के जाती है। ध्रुव से होकर के जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जो है उसी पथ पर आगे की ओर बढ़ जाती है। थोड़ा सा लाइन छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, जहां काटा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, आप लोग आराम से घर पर जो है सीधा बनाइएगा। जहां कटा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, O डैश और A डैश। ये हो गया आपका F2 और यहां ले लेते हैं C2, इधर हो गया आपका अनंत। इसका स्थिति ध्यान दीजिए, पहला वास्तविक रूप से काटा तो वास्तविक, आज जब वास्तविक है तो बताए थे कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा उल्टा ही बनता है, और काल्पनिक रहेगा तब आपका सीधा प्राप्त होगा। तो वास्तविक है तो उल्टा, और तीसरा वस्तु इतना बड़ा था इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, यानी वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा। और चौथा कहां प्राप्त हुआ, तो अनंत और C2 के बीच, अनंत और C2 के बीच। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु C1 और F1 के बीच रहेगा तब इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और अनंत और C2 के
बीच प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे इससे प्रश्न रहे तो आसानी से इसको जो है बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जो है एक दो प्रश्न जरूर रहेगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 5वां नंबर ध्यान दीजिए। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। हेलो, हाँ सर आइए। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तब इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु फोकस पर होगा उत्तल लेंस के सामने, तब इसका प्रतिबिंब जो है ध्यान दीजिएगा कहां प्राप्त होता है? ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये हो गया F1, इसको मान लेते हैं C1। ये हो गया आपका F2 और यहां लेते हैं आपका C2। वस्तु कहां रखना है? F1 पर रखना, फोकस पर रखना है। वस्तु मान लिए OA। वस्तु से आने वाली प्रकाश के किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है? तो फोकस से होकर के जाती है। ध्यान दीजिए, आज जब प्रकाश के किरणें अगर ध्रुव से गुजारेंगे तो अपवर्तन के बाद जो है उसी पथ पर वापस चल जाती है, उसी पथ पर कहा जाती है वापस चल जाती है। यानी जैसे आया वैसा ही जो है यह निकल जाएगा। जैसे आया वैसा ही यह निकल गया। चलिए इसका स्थिति बताइए। तब पहला जो है इसको ऐसा मान लेते हैं कि यह जो दोनों रेखा है वह अनंत पर जाकर के काटेगा। तो अनंत पर जब भी काटेगा तो कैसा काटेगा? वास्तविक रूप से ही काटेगा। ये आपका हो गया वास्तविक। प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। और तीसरा, वस्तु से जो है बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और चौथा कहां बनेगा? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। चलिए ध्यान दीजिए, जब वस्तु फोकस पर हो उत्तल लेंस के सामने, तब इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? अनंत पर प्राप्त होगा। बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा, वास्तविक और कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ऐसा माना जाता है कि यह आगे जाकर के अनंत पर काटेगा। तो काटेगा तो वास्तविक रूप से काटेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और जब अनंत पर काटेगा तो वस्तु से तो काफी बड़ा बनेगा और कहां पर बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को अगर फोकस पर रखते हैं, अगर आपसे पूछे कि इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, तो अनंत पर प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? तो वास्तविक प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपका अगला जो है लास्ट, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। ध्यान दीजिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तब इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। यहां ले लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं C1।
वस्तु को रखना है कहां? F1 और ध्रुव के बीच, ध्रुव और F1 फोकस के बीच। तब वस्तु से आने वाली प्रकाश के किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है? तब फोकस से होकर के जाती है। कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। चलिए ये हो गया F2 और ये हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं C2। चलिए ऐसा लग रहा है कि इसको आगे की ओर खींचेंगे और ये हमारा ध्रुव से प्रकाश के किरण जाएगा। तो ध्रुव से अगर प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद जो है उसी पथ पर आगे की ओर निकल जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि इसको आगे की ओर अगर मिलाएंगे तो यह जो हमारा किरण है वह एक ऐसा जगह, एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर यह कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हो गया हमारा F1 और ये हो गया C1 और वस्तु जो है इस तरह से यहां पर कटा, जहां कटा वहां पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसको मान लेते हैं O डैश, A डैश, वस्तु हो गया O, O और यहाँ A। इसमें ध्यान दीजिए, ऐसा लग रहा है कि इसको आगे की ओर बढ़ावेंगे तब कहीं ना कहीं जाकर के यह कटेगा और जहां कटेगा वहीं पर हमारा जो है प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसका स्थिति पर ध्यान दीजिए, यह जो है ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर के जो है यह कटेगा। तो जब ऐसा लग रहा है कि कटेगा तो वास्तविक रूप से तो ना मिला, वास्तविक रूप से न मिला, क्या मिला है? काल्पनिक रूप से। तो जब भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो कैसा प्राप्त होगा? काल्पनिक। और जब काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा? तो सीधा वस्तु से बड़ा है कि छोटा? तो ध्यान दीजिए, वस्तु से जो है वह बड़ा है, क्योंकि वस्तु इतना बड़ा था, इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा। और किधर बन रहा है? तो वस्तु की ओर बन रहा है ना। जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये आपका हो गया चौथा, वस्तु की ओर। वस्तु की ओर जहां प्रति वस्तु रखिएगा उसी तरफ जो है इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो उत्तल लेंस में जो है जब वस्तु को F1 और P के बीच अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा और जन्य वस्तु है उसी ओर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लास्ट आपका है अवतल लेंस, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग डालिए, अवतल लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें जो है मात्र एक ही फिगर है, ध्यान से देखिएगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वस्तु कहीं रख दीजिए। ये हो गया हमारा अवतल लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ है। ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये हो गया आपका F2 और ये आपका C2
इधर F1 और ये हो गया आपका C1। ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस में बाया तरफ F1 और C1 मान रहे थे और दाहिना तरफ जो है F2 और C2 मान रहे थे, क्योंकि उसका जो पहला गोलीय सतह था वह दाहिना तरफ वाला था। तो ध्यान दीजिए यहां पर भी अगर आप दाहिना तरफ लेते हैं तो ये आपका जो इस तरह से आगे की ओर गोल गोल घुमाइएगा तो आपका पहला गोलीय, और इधर बनाइएगा तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये मेरा पहला अपवर्तक सतह है, तो इसके लिए पहला फोकस और ये हो गया वक्ता केंद्र, दूसरा अपवर्तक सतह के लिए हो गया ये F2 और C2। तो ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस में आपका बाया तरफ जो है फोकस यानी F1 और C1 होता है और दाहिना तरफ जो है F2 और C2 होता है। लेकिन अवतल लेंस में जो है ध्यान दीजिएगा F2 और C2 जो है वह बाया तरफ और F1 जो C1 है वह आपका होता है दाहिना तरफ। वस्तु को कहीं भी आप रख दीजिए, वस्तु को आप इसमें अवतल लेंस में कहीं भी रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है आपका काल्पनिक प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा और F2 और C2 के बीच प्राप्त होगा। यहीं पर कटा, जहां कटा वहीं पर मेरा प्रतिबिंब बना। OA हमारा वस्तु हो गया, O डैश और A डैश ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। तो आप जो है वस्तु को कहीं भी रख दीजिए अवतल लेंस में, इसका प्रतिबिंब F2 और P के बीच बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यानी इसका स्थिति जो है क्या हो गया, पहला आपका स्थिति पहला, क्योंकि डॉट 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 से है तो काल्पनिक, दूसरा जब भी काल्पनिक बनेगा तो आपका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वस्तु से जो है छोटा प्राप्त होगा और कहां प्राप्त होगा तो F2 और P के बीच प्राप्त होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें आपको जो है 6 गो लिखवाए उत्तल लेंस में और एगो जो है आपका अवतल लेंस में 7 गो इमेज बताए हैं। इस 7 इमेज में से आपका जो है आपको एग्जाम में 2 अंक में एक एक ऑब्जेक्टिव या 2 अंक का एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसको जो है घर पर आप एक बार इसको नोट्स तैयार करने के बाद इसको देखिएगा और एक बार में अगर वीडियो में ना क्लियर होता है दोबारा आपके वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसको जे बार मन करता है जे बार इसको देखिए और समझिए। आपका यह 2 अंक का आज का क्लास में आपको क्लियर किया गया है। हम लोग आगे थोड़ा सा और देखते हैं। उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा आपको एग्जाम में जो है पूछता है उत्तल लेंस को कहते हैं और 4 गो ऑप्शन रहेगा। जिस तरह से दर्पण पढ़े थे उसमें बताए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, उसी तरह से यहाँ लेंस में भी जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। याद कीजिए दर्पण में जब पढ़ाए थे आपको तो वहां पर बताए होंगे कि अवतल लेंस को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी बताए थे कि जब प्रकाश के किरण को अवतल दर्पण से अगर गुजारी जाती है तो परावर्तन के बाद जो है एक बिंदु पर अभिसरित होती है, अर्थात फोकस पर जो है अभिसरित होती है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण में क्या था, उत्तल दर्पण में क्या था कि यहाँ जो है प्रकाश के किरण एक बिंदु पर आती हुई नजर आती थी, ऐसा लगता था कि एक बिंदु पर अपसरित होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपसारी दर्पण। यहाँ पर लेंस है तो लेंस में भी वही चीज है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, सब कुछ एक ही है, वहां परावर्तन था तो परावर्तन के बाद और यहाँ अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन के बाद देखेंगे। जब प्रकाश के किरण को उत्तल लेंस से गुजारी जाती है तब अपवर्तन के बाद, जब परावर्तन पढ़े थे तो लिखे होंगे परावर्तन के बाद, यहाँ पर अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन के बाद
अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अर्थात फोकस पर अभिसरित होती है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें या किरणों को उत्तल लेंस से गुजारी जाती है, तब अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अर्थात फोकस पर अभिसरित होती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस से गुजारी जाती है, तब अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अर्थात फोकस पर अभिसरित होती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो उत्तल लेंस को आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, उत्तल लेंस को कहते हैं, 4 गो ऑप्शन रहेगा, अभिसारी, अपसारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो है फिगर बना देते हैं। फिगर से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका फिगर देखिए। उत्तल लेंस को जो है बाबू अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस से जब प्रकाश के किरण को गुजारते हैं, तब अपवर्तन के बाद जो है वह एक बिंदु पर अर्थात फोकस पर क्या होता है, अभिसरित होता है। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका प्रकाश के किरण जा रहा है, ये हमारा हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया C2। ध्यान दीजिए, यहाँ जो है प्रकाश के किरण ऐसा लग रहा है एक बिंदु पर आकर के अभिसरित हो रहा है, एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है, एक बिंदु पर आकर के मिलता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं कि जब प्रकाश के किरण को अगर उत्तल लेंस से गुजारते हैं, तब अपवर्तन के बाद जो है वह एक बिंदु पर आकर के मिलता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। फिगर को जल्दी बनाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अवतल लेंस
को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। तो अपसारी लेंस इसे क्यों कहते हैं? जब प्रकाश के किरण को अगर अवतल लेंस से होकर के गुजारते हैं तो ऐसा लगता है कि वह एक बिंदु पर आकर के मिलेगा। ऐसा लगता है, मिलेगा कि ना मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लगता है कि आकर के एक बिंदु पर मिलेगा। इसीलिए जो है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें को अवतल लेंस से गुजारी जाती है तब अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर ऐसा लगता है कि एक बिंदु पर आकर के मिलती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है। ध्यान दीजिएगा, मिलती है, मिलेगा या ना मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ध्यान दीजिए कि अगर जो है एक बिंदु पर आकर के मिलेगा तब इसको कहेंगे अपसारी, ना मिलेगा हो सकता है। जैसे यहां से प्रकाश के किरण गुजारे, मोटा भाग की ओर मुड़ गया, यहां से मुड़ गया, यहां से प्रकाश के किरण मोटा भाग की ओर मुड़ गया, यहां से भी मुड़ गया। ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु पर आकर के मिलेगा। अगर मिलेगा तब इसको जो है अपसारी लेंस कहेंगे, ना मिलेगा तो ना कहेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्यों कहते हैं? तो क्योंकि जब प्रकाश की किरणें को, जब प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस से, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से होकर गुजारी जाती है, गुजारी जाती है, तब अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस से होकर गुजारी जाती है तब अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए इसका फिगर ध्यान दीजिए, फिगर से ज्यादा क्लियर होगा। ये हमारा एक अवतल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। प्रकाश के किरण जो है लेंस से अपवर्तन के बाद मोटे भाग की ओर क्या होता है? मुड़ जाता है, या मोटे भाग की ओर मुड़ गया। अब ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु पर आकर के सब मिलेगा, ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, और इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ये हो गया आपका F2
और यहां ले लेते हैं C2, ये हो गया F1 और ये हो गया C1। F1 C1 हो गया, एक रो नीचे मान लेते हैं। ये हो गया F1 और ये हो गया C1, ये आपका F2 और ये हो गया C2। थोड़ा सा तिरछा लग रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए। आज हम लोग जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पूरा क्लियर कर लिए। थोड़ा सा एक जो और बचा हुआ है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, इसको भी 2 मिनट में देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग दीजिएगा, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर, ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस के बारे में और अवतल लेंस के बारे में जो है अभी हम लोग पूरा पढ़ लिए। अवतल लेंस ध्यान दीजिएगा, वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह जो है धंसा हुआ। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ, उत्तल में उठा हुआ, अवतल में धंसा हुआ। ध्यान दीजिए, अभी पढ़े कि अवतल लेंस जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस जो है देखें कि वह काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस में देखें कि हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाया, लेकिन उत्तल लेंस जो है वह वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों तरह के प्रतिबिंब बनाया। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। आपसे यह प्रश्न 2 अंक में पूछेगा, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर लिखें। ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहता है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर लिखिए, 2 अंक में भी है तो आप 4 अंतर बता दीजिए, काफी है। पहला ध्यान दीजिए क्या बताए, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल लेंस, वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल लेंस। तो एक अंतर तो आपका डिफिनेशन हो गया। दूसरा अंतर, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपका ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, अवतल लेंस जो है वह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अभी देखें कि उसमें जो है कहीं प्रतिबिंब बना और वो भी जो है काल्पनिक बना। आप कहीं भी अवतल लेंस में वस्तु को रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक ही प्राप्त होगा। तो अवतल लेंस जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल लेंस जो है वह काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। यह आपका तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर, अवतल लेंस जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल लेंस जो है वह वस्तु से बड़ा, छोटा तथा बराबर तीनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। ये आपका 4 अंतर काफी है, यही चारों अंतर लिख लीजिए। चलिए हेडिंग दीजिए, डालिए, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर। नीचे से डैश देकर के लिखिएगा, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर अंडरलाइन कीजिए और नीचे से डैश देकर के लिखिए, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में निम्न अंतर है। एक तरफ बना लीजिएगा अवतल लेंस और दूसरा तरफ बना लीजिएगा उत्तल लेंस। एक तरफ अवतल लेंस और दूसरा तरफ उत्तल लेंस। अवतल लेंस में पहला नंबर में लिखिए, एक तरफ जो है अवतल लेंस और दूसरा तरफ जो है उत्तल लेंस। अगर जो बच्चा जो है थोड़ा सा लिखने में स्लो है तो वह जो है वीडियो को इसमें आता है आपको स्लो करने वाला भी, तेज करने वाला भी।
अगर धीरे धीरे लिखते हैं तो स्लो करके लिख लीजिएगा, और जिनका लिखने में ठीक है वो अपना लिखते चलिए। चलिए अवतल लेंस में जो है पहला नंबर में लिखिए, इसमें दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है। इसमें दोनों अपवर्तक सतहें, इसमें से बढ़िया इसका था, अच्छा ठीक है लिखिए, इसमें के जगह पर इसका कर दीजिए। इसका दोनों अपवर्तक सतहें, इसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है। इसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है। हाँ सर, हाँ सर, ना सर, पता ना 7 बजे से रहता है हमका, सॉरी 6 बजे से जी। चलिए लिखिए, इसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है। उत्तर में लिखिएगा पहला नंबर में, इसका दोनों सतहें, इसका दोनों अपवर्तक सतहें उठा हुआ रहता है। ध्यान दीजिए, अवतल में लिखे इसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है, उत्तल में इसका दोनों अपवर्तक सतहें उठा हुआ रहता है। इसका दोनों अपवर्तक सतहें उठा हुआ रहता है। चलिए दूसरा नंबर अवतल में लिखिए, इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए उत्तल में लिखिए, उत्तल में लिखिए, इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अवतल में आइए तीसरा नंबर, यह सिर्फ, अवतल में लिखिए तीसरा नंबर, यह सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए तीसरा नंबर आइए उत्तल में, इसमें लिखिए, यह काल्पनिक तथा वास्तविक, यह काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। यह काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। यह काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अवतल में आइए चौथा नंबर, अवतल में लिखिए चौथा नंबर में, यह वस्तु से सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 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 उत्तल में लिखिए चौथा नंबर में, उत्तल में लिखिए, यह वस्तु से छोटा कौमा बड़ा, यह वस्तु से छोटा कौमा बड़ा, यह वस्तु से छोटा कौमा बड़ा तथा वस्तु के बराबर, यह वस्तु से छोटा कौमा बड़ा तथा बराबर, यह वस्तु से छोटा कौमा बड़ा तथा बराबर
तीनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु से बड़ा, कॉमा छोटा तथा बराबर तीनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। चलिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर। आपसे यह प्रश्न जो है 2 अंक में पूछता है, 4 अंतर काफी है। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस का पहला अंतर बताए, दोनों का पहला डिफिनेशन ही अंतर हो जाएगा। पहला, इसका दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। उत्तल में दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ रहता है। अवतल जो है इसको अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल लेंस जो है काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। चौथा में जो है अवतल लेंस में बताए कि यह जो है वस्तु से सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल लेंस जो है वस्तु से छोटा, बड़ा तथा बराबर तीनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। ये 4 अंतर काफी है। आज का क्लास यहीं तक, फिर जो है हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जुड़े रहने के लिए सभी विद्यार्थियों के हमारे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।